हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, जिसको शॉर्ट में हम आईईसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सिलेबस इंट्रोडक्शन का एक क्लास बनाया था कि सिलेबस कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में आपको पढ़ने हैं और कितनी टोटल यूनिट्स आपके सिलेबस में दी गई है। हालांकि नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें कि तो नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हो सकते हैं अलग अलग बुक में, तो यहाँ भी हम स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि बीटी में दिया गया है यूनिट वाइज ही आपको कवर कराएंगे। तो पहला यूनिट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एससीआर। इंट्रोडक्शन टू एससीआर। बेसिकली पहले थोड़ा सा एससीआर के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ जो यूनिट का नाम दिया है वो इंट्रोडक्शन टू एससीआर दिया है। एससीआर जो है इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ एस से मतलब है सिलिकॉन, सी से मतलब है कंट्रोल्ड और आर से मतलब है रेक्टिफायर। एससीआर बेसिकली थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है। थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है, तो इसलिए इसको हम ऑफनली थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो यूनिट का नाम है, इसलिए मैंने पहले यूनिट के नाम को समझाना ज़्यादा बेहतर समझा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट का नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एससीआर, यानी एससीआर का परिचय। तो पहले थोड़ा एससीआर के बारे में ही मैंने बताना सही समझा। एससीआर बेसिकली थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है। थायरिस्टर फैमिली में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें परतों की संख्या जो होती है, देखिए अभी तक पहले हमने जो डायोड पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरा हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर। ठीक है, दो तरह की हमने कंपोनेंट पढ़े जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर आता है। अब इन दोनों में ही अगर हम बात करें जंक्शंस की और बात करें लेयर की, तो इनमें अगर नंबर ऑफ जंक्शन देखें और नंबर ऑफ लेयर देखें तो जंक्शन जो इसमें होते हैं, जंक्शन होते हैं कितने, एक, और इसमें जंक्शन की संख्या होती है 2। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करें लेयर की यानी परतों की, इसमें लेयर होती थी 2 और इसमें लेयर होती हैं 3। ठीक है, तो दो तरह के हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े अभी तक, डायोड और ट्रांजिस्टर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। तो इन सभी डिवाइसेस में हमारे जो मुख्य कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो है डायोड और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बीजेटी, मॉसफेट, है ना, एफईटी, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी इनकी जो मुख्य संरचना हमने देखी तो देखा डायोड में एक जंक्शन होता है और लेयर कितनी होती है, 2। पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक पी लेयर होती है, एन लेयर होती है, बीच में क्या होता है, जंक्शन। तो सिंगल जंक्शन होता है, एकल संधि होती है और 2 परतें होती हैं। इसके विपरीत अगर बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में 3 परत होती हैं। जैसे कि पीएनपी की बात करें तो पीएनपी यानी 3 परत हो गई, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन फिर से 3 परतें हो गई। तो इसमें 3 परतें होती हैं यानी 3 लेयर होती हैं, और जंक्शन कितने होंगे, 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, मैं बना के दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल पीएन जंक्शन में बना रही हूँ, तो ये हमारा हो गया पी और ये एन, इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ जंक्शन जो है ये क्या है, जंक्शन, और ये दोनों क्या है, लेयर। तो हमें पता चल रहा है पीएन जंक्शन डायोड में क्या होती हैं, 2 लेयर होती हैं और एक क्या होता है, जंक्शन होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर हमारा 2 तरीके का हो सकता है। तो मैंने जो बच्चों ने हमारा सब्जेक्ट पढ़ा हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पता होगा कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितने जंक्शन हैं, इसमें 2 जंक्शन हैं। एक जंक्शन हो गया ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें जंक्शन कितने हो गए, 2 जंक्शन हो गए। और इसमें परतें कितनी हो गई, आप देख रहे हो 1 2 और 3। तो ये क्या हो गई, इसकी लेयर हो गई। तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें आप देख रहे हैं कितनी परतें होती है, 1 2 3 लेयर्स हो गई। और जंक्शन कितने हो गए, 1 और 2 जंक्शन हो गए। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर एक युक्ति है जिसके 2 जंक्शन होते थे और 3 लेयर होती थी। वेयर आज डायोड एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसमें एक जंक्शन होता है और 2 लेयर होती है। ये हमने कंस्ट्रक्शन भी आपको बना के दिखाया है। अब बात कर लेते हैं अपना थैरिस्टर फैमिली की। तो थैरिस्टर फैमिली जो होती है, थैरिस्टर फैमिली के जो सदस्य होंगे उन सभी की अगर हम मुख्य कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें थायरिस्टर जो है हमारा, या जिसको SCR कहते हैं, इसमें 4 परतें होती हैं यानी 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। तो थैरिस्टर फैमिली में जो सदस्य है हमारा, जो सबसे पुराना सदस्य है वो है ये SCR, जिसको थैरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। थैरिस्टर फैमिली के कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर और डायोड के विपरीत 4 परतें होती हैं, 4 लेयर होती हैं और 3 क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं। तो ये मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया थैरिस्टर के बारे में या SCR के बारे में। तो ये एक विशेष प्रकार की युक्ति है और इसके नाम से हमें पता चल रहा है, यहाँ सिलिकॉन शब्द जो ये आ रहा है, सिलिकॉन का मतलब है कि इसका निर्माण सिलिकॉन अर्धचालक द्वारा किया जाता है। और कंट्रोल्ड का अर्थ है कि इससे हम नियंत्रण भी कर सकते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल्ड है ये। और रेक्टिफायर, क्योंकि ये भी AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। हालांकि आगे जब हमारा इस यूनिट में आगे हम बढ़ेंगे, अभी जब बात करेंगे SCR वगैरह के बारे में, तो SCR क्या होता है वो बहुत डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि SCR थैरिस्टर फैमिली का एक सदस्य है। और थैरिस्टर फैमिली के अंतर्गत वो हमारे कंपोनेंट आते हैं जिनमें जंक्शन जो होते हैं 3 या 3 से अधिक और लेयर भी 4 या 4 से अधिक होती हैं। SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। और SCR से आपको 3 क्वेश्चन लग सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको SCR से मिल जाएंगे। SCR को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ लीजिए पूरे IEC की जान है SCR, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो SCR जो है इसका पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, बिकॉज इसका निर्माण जो किया जाता है सिलिकॉन की चिप पर किया जाता है। कंट्रोल्ड, क्योंकि इसमें कंट्रोल टर्मिनल होता है जिसके द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। रेक्टिफायर, क्योंकि यह भी सामान्य रेक्टिफायर या दृष्टिकारी की तरह AC को DC में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस यूनिट में हमें जो बात करनी है वो अब करनी है पावर डायोड के बारे में। तो हमारा जो इसमें मुख्य जो हमारा, मैं सिलेबस की अकॉर्डिंग बात करूं कि आपके BT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक इस यूनिट का है वो है पावर डायोड, या जिसको हिंदी में कहते हैं शक्ति डायोड। शक्ति डायोड, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर डायोड। तो जनरली हम पावर डायोड ही टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि शक्ति डायोड हिंदी के टर्म्स, टेक्निकल लैंग्वेज जो हमारी होती है उसमें मोस्टली हम सारे टर्म्स को इंग्लिश में ही लिखते हैं। और आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है आपके BT का, उसमें भी हिंदी अनुवाद में भी आप देखेंगे कि हिंदी अनुवाद में भी जो इंग्लिश टर्म है उसी को हिंदी लिखा आता है। जैसे पावर डायोड जो आएगा उसको ऐसे लिखा हुआ आएगा कि यहाँ शक्ति डायोड ना लिख के उसको ऐसे लिखा आएगा हिंदी अनुवाद में भी। तो पावर को हिंदी में पावर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप जो स्पेशली यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और हिंदी में लिखना पसंद करते हैं, उनको मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप जो है वो टर्म इंग्लिश में भी ध्यान रखें। भले आपको स्पेलिंग ना याद हो, स्पेलिंग में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो स्पेलिंग याद ना हो तो इस तरीके से उसको हिंदी में लिख दें, बट आप टर्म जो है वो
प्रायोरिटी पे रखें इंग्लिश वाले टर्म को, क्योंकि आजकल ये पैटर्न चल रहा है कि हिंदी अनुवाद में भी हम देखते हैं कि इंग्लिश के टर्म को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। अब पावर डायोड की बात करते हैं कि पावर डायोड क्या होते हैं। पावर डायोड ऐसे डायोड होते हैं जिनकी धारा वहन क्षमता, इनकी धारा वहन क्षमता यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से ज़्यादा, 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक जिनकी धारा वहन क्षमता होती है, वह डायोड हमारे पावर डायोड कहलाते हैं। क्लियर? तो पावर डायोड की डेफिनेशन क्या होगी कि वह डायोड जिनकी धारा वहन क्षमता 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक होती है, वो सभी पावर डायोड की श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें इनके सिंबल और कंस्ट्रक्शन की, तो सिंबल जो होगा वो सामान्य डायोड की तरह इसका सिंबल भी ऐसा ही होता है, यानी यह भी एक 2 टर्मिनल वाली युक्ति है जिसका एक एनोड टर्मिनल और ये कैथोड टर्मिनल। तो इसका जो संकेत होगा यानी कि सिंबल वो सामान्य डायोड जैसा ही होता है। ठीक है, ये इसका एनोड है और ये कैथोड। सिंबल बना लीजिए, हालांकि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये सामान्य डायोड का ही सिंबल है। अब एक विशेष बात जो पावर डायोड के बारे में है, क्योंकि पावर डायोड के बारे में पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई कि 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक की धारा वहन क्षमता वाले जो डायोड होते हैं वो पावर डायोड कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पावर डायोड, यानी जिनकी वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो सभी हमारे पावर डायोड की श्रेणी में आते हैं। तो बेसिकली पावर डायोड की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 1 एम्पियर से लेकर, यानी 1 एम्पियर मैंने बताया कि मिनिमम 1 एम्पियर तो होगी, 1 एम्पियर से लेकर 4000 एम्पियर तक हो सकती है। इसी तरह अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक के पावर डायोड मार्केट में उपलब्ध हैं। तो आप देखिए कि पावर डायोड जो हैं, अभी हमने सामान्य डायोड पढ़े थे जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, जीनर डायोड पढ़ा है ना, एलईडी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो उसमें वैरायटी ऑफ डायोड्स में आपने देखा कि उनकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत कम होती थी। लेकिन ये पावर डायोड जो है इनकी विशेषता ही यही होती है कि इनकी धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 एम्पियर से अधिक होगी। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ अब ऐसे पावर डायोड मार्केट में उपलब्ध हो गए जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर तक हो सकती है। साथ ही इनकी वोल्टेज रेटिंग भी 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक यानी 6 kV तक हो सकती है। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि यहाँ जो पावर टर्म ये लिया गया है कि पावर का अर्थ है कि ऐसे डायोड जिनकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो चूंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स के हम वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जिनका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है फॉर द कंट्रोलिंग ऑपरेशन। तो बहुत सारे नियंत्रण कार्यों के लिए हमें ऐसी डिवाइसेस की, ऐसे कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है जिनकी पावर रेटिंग बहुत हाई हो। तो ये पावर डायोड जो है इनका इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी धारा वहन क्षमता बहुत उच्च होती है और साथ साथ इनकी वोल्टेज रेटिंग भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो नॉर्मल इसमें भी हमारा 2 परतें होंगी, एक पीएन परत होगी और एक हमारी एन परत होगी। तो यहाँ एक पी परत और एक क्या होगी, एन परत होगी और इसके भी सामान्य डायोड की तरह 2 टर्मिनल होंगे, एनोड टर्मिनल और एक कैथोड टर्मिनल। ये इसकी क्या है, संरचना दिखाई है, सामान्य डायोड के जैसी ही होती है।
क्लियर। तो अब अगर बात करें संरचना के दृष्टिकोण से यानी कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संरचना के अनुरूप इनकी संरचना भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है सामान्य डायोड की तरह ही, लेकिन इसकी संरचना के लिए यानी इसके निर्माण के लिए हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं किसका, यहाँ पावर डायोड के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन अर्धचालक का। सिलिकॉन जो है इसी का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन की जो ताप वहन क्षमता होती है वो होती है 175 डिग्री सेल्सियस, वेराज अगर बात करें जर्मेनियम की तो जर्मेनियम की ताप क्षमता होती है 85 डिग्री सेल्सियस। तो पावर डायोड के निर्माण में हम विशेषकर सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन एक ऐसा अर्धचालक पदार्थ है जिसकी ताप की जो रेंज है, टेम्परेचर की जो रेंज है वो 175 डिग्री होती है, वर्किंग टेम्परेचर 175 डिग्री होता है, वेराज जर्मेनियम का केवल 85 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पावर डायोड में सिलिकॉन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर और हीट एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो हाई टेम्परेचर को भी इजीली सह सके, तो इसलिए अर्धचालक युक्ति के रूप में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। क्लियर। अब सभी पावर डायोड में एक टर्म आती है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी समय, या यहाँ पे भी लिख देती हूँ रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम TRR से। ठीक है, T मतलब टाइम, नोट करते जाइए फटाफट चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है ताकि हम अगले पेज पे जा पाए। तो यहाँ TRR का मतलब है रिवर्स रिकवरी टाइम। ये रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम का अर्थ होता है जब भी हम किसी डायोड पर, जैसे कि हम सामान्य डायोड की बात कर लें, मान लीजिए ये हमारा कोई डायोड है, ठीक है, और इस पर ये P क्षेत्र है और ये N क्षेत्र है, ये इसका एनोड और ये इसका कैथोड है। हम इस पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिया हमने। तो क्या होता है, इधर के जो होल होते हैं वो सारे क्या करने लगते हैं, N क्षेत्र की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे क्या करते हैं, P क्षेत्र की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी ऐसे जाने लगेंगे और इधर से हमारे होल जाने लगते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यहाँ इस जंक्शन पर, यहाँ पर ये जो जंक्शन बीच में बना हुआ है, इस जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन करते हैं, पुनर्संयोग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, लगातार पीएन जंक्शन में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जैसे ही हम इस पर रिवर्स बायस अप्लाई करें या फिर हम बायसिंग हटा लें तो क्या होते हैं, ये जो चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं। यानी रिवर्स लगाने पर, रिवर्स बायस लगाने पर ये चार्ज कैरियर्स अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं। तो ये जो समय होता है ये हमारा कहलाता है रिवर्स रिकवरी टाइम। किसी डिवाइस का रिवर्स रिकवरी टाइम दो भागों में बटा होता है। पहला तो होता है स्टोरेज टाइम, यानी जब वो कॉम्बिनेशन करते हैं, और दूसरा होता है सेटलिंग टाइम, यानी जब वो वापस अपने अपने क्षेत्र में लौटते हैं। तो किसी भी डिवाइस के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स रिकवरी टाइम जितना कम होगा वो डिवाइस उतना ही फास्ट होगी। तो अगर आप उससे ऑपरेशन जो है फास्ट चाहते हैं, उसकी स्पीड हाई चाहते हैं, तो उस समय आपका रिवर्स रिकवरी समय जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो उच्च स्विचिंग स्पीड के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, उच्च स्विचिंग स्पीड के लिए, उच्च स्विचिंग गति के लिए कह लीजिए, उच्च स्विचिंग गति के लिए, यानी कि हाई स्विचिंग स्पीड, टू ऑब्टेन हाई स्विचिंग स्पीड द वैल्यू ऑफ TRR शुड बी लेस। ये कैसा होना चाहिए, TRR का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कोई युक्ति जो होगी वो उतना ज़्यादा फास्ट स्विचिंग कर पाएगी, उतना तेज गति से कार्य करेगी जितना उसका रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होगा, कम। तो अच्छे पावर डायोड के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, प्लस जो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ लिख देते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, साथ साथ मेरे लिखते जाएं आप ये चीज़ें,
फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसके विपरीत उसका रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो एक अच्छे पावर डायोड में ये 3 गुण होने चाहिए। पहला तो हाई स्विचिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए उसका रिवर्स रिकवरी समय कम से कम होना चाहिए। दूसरा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम से कम होना चाहिए। और उसका रिवर्स जो हमारा रिवर्स जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि डायोड परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है। क्लियर? आगे चलते हैं। आप डायोड के रिवर्स रिकवरी समय को कम करने के लिए रिवर्स रिकवरी समय को कम करने के लिए मैंने एरो नीचे की तरफ बनाया, दैट मीन्स कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड या प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैंने बताया है मुख्यतः हम इसका निर्माण किस पर करते हैं, सिलिकॉन की चिप पर करते हैं। और सिलिकॉन की चिप पर क्यों करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो यहाँ पर सिलिकॉन ज़्यादा बेहतर माना जाएगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इसका निर्माण सिलिकॉन की चिप पर करेंगे। बाकी इसके जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक संरचना और बाकी सारी चीज़ें सामान्य पीएन जंक्शन डायोड के जैसी ही होती है। और हमें एक आदर्श पावर डायोड में 3 प्रॉपर्टी चाहिए होती है। पहला, हाई स्विचिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए उसका रिवर्स रिकवरी समय कम से कम होना चाहिए, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होना चाहिए और उसका रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक होना चाहिए। तो पावर डायोड में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्स रिकवरी डायोड, क्योंकि हम पावर डायोड का उपयोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं, औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका यूज़ करते हैं हम। तो वहाँ पर जो स्विचिंग स्पीड है वो बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हाई स्विचिंग स्पीड प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम का वैल्यू जो हो वो कम से कम हो। सो टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम हम क्या करते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम का यूज़ करते हैं। यानी इस रिवर्स रिकवरी समय को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम गोल्ड और प्लैटिनम का भी यूज करते हैं। अब जितने भी ये डायोड होते हैं इनका यूज हम 0 हर्ट्ज से लेकर, 0 हर्ट्ज का मतलब क्या है, डीसी, 0 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक के लिए कर सकते हैं जो हमारे सामान्य डायोड होते हैं। ठीक है, यानी सामान्य जो हमारे पावर डायोड है, सामान्य पावर डायोड का उपयोग हम सामान्य पावर डायोड का उपयोग हम 0 हर्ट्ज से 1 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए कर सकते हैं। क्लियर? अब इनका जो यूज़ किया जाता है कई सारे एप्लीकेशंस में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? पहली बात तो इनका यूज़ हम करते हैं पावर रेक्टिफायर में। यहाँ मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ इसके। पावर रेक्टिफायर में पावर रेक्टिफायर मतलब जिसको हम कन्वर्टर भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्टर सर्किट में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा वेव शेपिंग परिपथों में और इन्वर्टर्स में
तो हमारे जो ये सामान्य पावर डायोड होते हैं, यानी जिनकी कंस्ट्रक्शन मैंने बताई कि हम सिलिकॉन की हेल्प से करते हैं, तो इन डायोड का उपयोग इन एप्लीकेशंस में किया जाता है। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। यानी ये जो हमारे डायोड होते हैं, ये डायोड कहलाते हैं सामान्य उद्देश्य डायोड। सामान्य सामान्य उद्देश्य डायोड जिसको हम जनरल पर्पस डायोड भी कहते हैं। ये जनरल पर्पस डायोड जो होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो सामान्य होती है। इनका रिवर्स रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, साथ साथ इनकी वोल्टेज रेटिंग भी और करंट तो ये जो हमारे डायोड होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इनमें इनकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, करंट रेटिंग कितनी होती है, इनका रिवर्स रिकवरी समय क्या होता है, इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, बाकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जनरल पर्पस डायोड क्या होते हैं, और एक होते हैं फास्ट रिकवरी डायोड जिनका रिकवरी टाइम बहुत कम होता है और उनका यूज़ हम हाई स्विचिंग ऑपरेशन में करते हैं। तो ये जनरल पर्पस डायोड क्या है, रिवर्स रिकवरी जो हमारे फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं जिनका रिकवरी समय बहुत कम होता है वो क्या होते हैं, और शॉर्ट की डायोड क्या होते हैं, ये सभी हमारे पावर डायोड के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी डायोड्स को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की जो पहली क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बहुत डीपली हम नहीं गए कॉन्सेप्ट में, बेसिक सी चीज़ें आपको बताई हैं ताकि आपको सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो जितना आपको कराया जा रहा है, अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि हर एक क्लास के बाद जितना आपको पढ़ाया जाए आप उसका रिवीजन जरूर करें। देखिए रिवीजन के लिए लंबे समय तक आप इंतजार ना करें कि मैं बाद में करूंगा, एक चैप्टर हो जाएगा या मैं एक यूनिट होने के बाद उसे तैयार करूंगी। जैसे ही यूनिट आपकी कंप्लीट हो या ना हो, आपको जो जो टॉपिक कराया जाए डेली आप उसे क्लास को करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिवाइज जरूर करें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से और समझ में आ जाए और लंबे समय तक आपको याद भी रहे। तो स्टूडेंट्स आपसे जल्दी अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।